बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें। माइकलसन इंटरफेरोमीटर 1881 के अंदर पेश किया गया। साइंटिस्ट का पूरा नाम था अल्बर्ट अब्राहम माइकलसन, अमेरिकन फिजिकिस्ट था। इसने एक इंटरफेरोमीटर बनाया। नाम से ही जाहिर है कि इसमें इंटरफेरेंस होगी। मीटर से मुराद है कोई मेजरिंग डिवाइस। अब ये क्या मेजर करता है? ये डिस्टेंस मेजर करता है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, बच्चे पूछते हैं सर डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो हमारे पास इससे पहले भी और बहुत से चीज़ें थी। हमारे पास मीटर रॉड था, ठीक हो गया, मेजरिंग टेप थी, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, चीज़ें तो बहुत सारी हैं। तो फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? बच्चे ये इन सब से अच्छा है, ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं इन सब से बेहतर है। तो आइए फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा आला है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure distance, जो डिस्टेंस को मेजर करता है। डिस्टेंस को मेजर तो और भी बहुत सारी डिवाइसेस करती हैं, ये मैंने लिखी हुई हैं। फिर इसमें क्या फ़र्क है? ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, वेवलेंथ भी मेजर करता है, वो उसी फार्मूले से निकल आएगा। लेकिन ज़रा तवज्जो करें, मेन काम क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस विद extremely high precision, अब ये प्रिसीजन आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में ना, जिसमें मेजरमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी। बच्चे एक बात तो आपने याद रखनी है कि प्रिसीजन का लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो हाई प्रिसीजन है जी, ओके। और इसका काम क्या है? टू मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर तो करती है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? बच्चे जरा तवज्जो करें। पहला पॉइंट, इंटरफेरोमीटर से इंटरफेरेंस। तो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? लाइट की इंटरफेरेंस पे। और दूसरा पॉइंट क्या जी? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि लाइट की जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है जी इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए दोनों को मेंशन कर दिया है। ठीक हो गया। नोट, अब ये कुछ एमसीक्यूज हैं, बच्चे याद करेंगे। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है ना वो होता है 1 मिलीमीटर। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। आप देख रहे हैं ये उससे बेहतर है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से बेहतर है। एंड पे आता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसका लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। अब मुझे बताएं कि मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इन सब में से किसका लीस्ट काउंट सबसे कम है? 10⁻⁴। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो उतनी ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू देगा। तो यही तो हम चाहते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इन तीनों से अच्छा है। ठीक हो गया बच्चे।
ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं जी, इसकी रे डायग्राम बताता हूँ मैं। बच्चे इस डायग्राम को आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर ही सारी थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। आपको पता है, इससे पिछला लेक्चर आपने सुना था न्यूटन रिंग, उसमें मैंने डायग्राम के अंदर ही सारी थ्योरी को समझाया है। तो आपने ये डायग्राम बड़े ही ध्यान से सुननी है। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें। सबसे पहले तो है मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये है जी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो आपको डॉटी डॉटी बने हैं ना, ये मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन ये एक्सटेंडेड सोर्स है। एक्सटेंडेड कहते हैं जो छोटे छोटे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से मिलके बना हो, यानी कि उसको थोड़ा सा लेंथ में, ठीक हो गया। तो इसके साथ मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। ये सोर्स कौन सा है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आप जानते होंगे, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर सुने। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, सिंगल कलर। मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब कलर। सिंगल कलर, हमने एक ऐसा सोर्स लेना है जिसका कलर एक हो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये कहें कि सिंगल वेवलेंथ। बात समझ आई? अच्छा जी, इसके बाद मुझे दो प्लेटें चाहिए बच्चे, दो प्लेटें G1 और G2। उसका काम क्या मैं बताता हूँ, पहले बना लें। तो ये मेरे पास इस सोर्स के बिल्कुल सामने मैं एक प्लेट बना लेता हूँ। एक ये प्लेट है, थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक दूसरी प्लेट है। ठीक हो गया। अब बच्चे ये दो प्लेट्स हैं, एक को मैं G1 कहता हूं एंड दिस इज G1 एंड दिस वन इज G2। अब इनका नाम क्या है ये भी आप लोग लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। बच्चे G1 को मैं कहता हूं G1 इज अ हाफ सिल्वर्ड, G1 इज अ हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। यानी कि G1 जो प्लेट है ना, ये हाफ सिल्वर्ड, यानी कि इसकी आधी प्लेट के ऊपर ना सिल्वर की कोटिंग की हुई है। आप जरा ये मैं रेड कलर से ना सिल्वर की कोटिंग कर देता हूं। तो ये देखें, पूरी प्लेट के ऊपर नहीं, आधी प्लेट के ऊपर हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। तो ये है बेटा हाफ सिल्वर्ड। तो ये आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तो शायद कुछ बुक में तो ब्लैक एंड वाइट है ना, तो आपको उतना वाज़ह ना नजर आए, लेकिन ये इस प्लेट का आधा जो पोर्शन है ये सिल्वर का होता है। तो ये पूरी सिल्वर की नहीं कोटिंग की हुई, बल्कि हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। बच्चे कुछ बुक्स में इसको, ये हमारी ही बुक के अंदर इसको ये भी कहा गया है, G1 प्लेट को बीम स्प्लिटर भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है जी? एक तो मैंने कह दिया ना हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर मैंने कहा ना, मैं सारी थ्योरी डायग्राम के अंदर ही समझाऊंगा। अगर आप डायग्राम को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको सारी थ्योरी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद G2 प्लेट है। G2 प्लेट इज कॉल्ड कंपनसेटर प्लेट। हाँ जी, G2 का नाम क्या है? कंपनसेटर प्लेट। कंपनसेटर का मतलब समझते हैं ना, कंपनसेट करना। ठीक है, ये पाथ को कंपनसेट करती है। एक बात ज़हन में रखेंगे, जिस मटेरियल की G1 प्लेट बनी है ना, उसी मटेरियल से G2 बनी है, सेम मटेरियल से। ये पाथ को इक्वलाइज करती है, यानी कि अगर ये प्लेट ना हो तो हो सकता है पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अच्छा जी, दो प्लेटें आ गई G1 और G2। G1 प्लेट के बिल्कुल ऊपर मैं एक मिरर अटैच कर देता हूं। ये है मिरर। तो ये मिरर है बेटे, इसको मैं कह देता हूं M1, और ये मूवेबल मिरर है। M1 इज अ मूवेबल मिरर, यानी कि इसको आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो M1 इज अ मूवेबल मिरर। और ये बात आप याद रखिएगा बच्चे, मिरर की एक साइड रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि दूसरी साइड, ये जो मैंने लाइनें बनाई ना, इसका मतलब है ये ओपेक है। आपने देखा नहीं, जो घरों में शीशे लगे होते हैं, कभी आप उसकी बैक साइड देखें, उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सिर्फ सामने से होती है। तो दिस इज मिरर M1। G1 प्लेट के ऊपर मिरर M1 पड़ा हुआ, G2 प्लेट के सामने मिरर ये है जी, इधर मिरर, दिस इज M2। ये बच्चे मिरर है M2, और ये फिक्स है। M2 मिरर इज अ फिक्स मिरर। तो इधर मैं लिख देता हूं, दिस इज अ
फिक्स मिरर, M2 इज द फिक्स मिरर। ठीक हो गया। इधर भी मैं लाइन बना देता हूं ताकि आपको पता रहे। लो जी, जी बच्चे, अब कितनी टोटल चीजें हैं बताएंगे आप? 5 चीजें हैं टोटल। एक है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, और ये कौन सा सोर्स है? एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स है। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया जो छोटे छोटे सोर्सेज को मिला के बनाओ। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जी। अब जरा इसकी वर्किंग डायग्राम होगी ना, अब इसकी वर्किंग पे चलते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, 2 प्लेटें 2 शीशे, 2 प्लेटें 2 शीशे, एक सोर्स ऑफ लाइट है। प्लेटों का नाम क्या जी? G1 G2। G1 प्लेट इज कॉल्ड अ हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। G1 प्लेट आधी सिल्वर की होती है। एंड हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट इज आल्सो कॉल्ड बीम स्प्लिटर। स्प्लिट अलग अलग करना, ये जब लाइट आएगी तो उसको 2 हिस्सों में तोड़ देगी, अलग अलग कर देगी। अभी मैं दिखाता हूं आपको। G2 इज कॉल्ड अ कॉम्पनसेटर प्लेट। इसका काम क्या है? पाथ को इक्वलाइज करना। G1 के ऊपर मिरर M1 है, ये मूवेबल मिरर है। G2 के सामने मिरर M2 है, ये फिक्स मिरर है। ये मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। और ये मूवेबल मिरर है ना, तो प्रैक्टिकल जो इंटरफेरोमीटर होते हैं ना, उसमें ये मूव करता है। इसके साथ ना बच्चे पेच लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं। तो इस इधर तो दिखाया नहीं गया, अलबत्ता स्क्रू होते हैं जिसको आप घुमा के लूज करके ना ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हैं। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, जरा तवज्जो करें। जैसे ही लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकलेगी, अब ये कहां से पास कर रही है? एयर से। और आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब इंटर होगी ना, ये ग्लास है, ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.59। तो ये लाइट लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब इंटर होगी, बात समझ आई? तो क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है, आपको याद होगा। तो ये बच्चे जब रिफ्रैक्ट होगी ना, जब ग्लास के अंदर इंटर होगी, तो आप जरा गौर करें कि ये यूं थोड़ी सी बेंड हुई है। रिफ्रैक्शन के केस में इंसिडेंट लाइट जब आएगी G1 प्लेट के ऊपर, तो ये रिफ्रैक्ट हुई है। अब ये है सिल्वर, हाफ सिल्वर, ये सिल्वर है। अब सिल्वर क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्रैक्ट हुई है R के साथ और ये L के साथ। अब ये देखिए, पहले इंटर हुई 1 2, अब ये फिर सिल्वर कलर से टकराकर सीधी लाइट मिरर M1 की तरफ जाएगी। दिस इज मिरर M1, मिरर M1 की तरफ जाएगी। तो आगे मिरर है ना, मिरर, तो मिरर से टकराने के बाद वो वापस नहीं आएगी। तो आप बुक में देखेंगे ना, तो आपको एक एरो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और एक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर वाले का मतलब पहले लाइट ऊपर गई, फिर वो लाइट टकराकर वापस भी आई। अच्छा ठीक है, एक जर्नी समझ आ गई, इसको मैंने रेड कलर से शो कर दी है। दूसरा समझते हैं। अच्छा, अब G1 प्लेट से गुजरने के बाद पूरी की पूरी लाइट नहीं ऊपर जाएगी, ये लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ट्रांसमिट हो जाएगी G2 प्लेट की तरफ। इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं। तो ये है जी ट्रांसमिटेड लाइट, जो कि आगे चली जाएगी ना, और फिर एयर से जब ग्लास में इंटर होगी तो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ी सी बेंड होगी, और फिर जाएगी मिरर M2 की तरफ। तो आगे मिरर लगा हुआ है, तो मिरर से टकराने के बाद ये लाइट फिर वापस आएगी, यूं वापस आएगी। ये दूसरा एरो रेड से शो कर दूं। अब एक लाइट मिरर M2 से टकराकर वापस आ रही है, एक मिरर M1 से टकराकर वापस आ रही है। तो जब ये दोनों लाइट एक रेड और दूसरी ब्लैक, ये रेड वाली कहां से टकरा कर आ रही? मिरर M1 से, और ब्लैक वाली मिरर M2 से। तो मैं बिल्कुल साथ साथ बना देता हूं। तो ये अब 2 लाइटें होगी, तो इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी हो रही है। आपको याद है इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल है। लाइट कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ये इंटरफेरेंस की कंडीशन है। व्हेन 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी
एंड सेम आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों नीचे को आ रही हैं। अच्छा, हमारी बुक में ना इधर आंख दिखाई गई है, ह्यूमन आई तो है, देखना तो है, लेकिन डायरेक्ट आंख से नहीं देखेंगे बेटा। इसके आगे लगी होती है जी एक अदद टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, आपने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा होगा। अगर ये टेलीस्कोप है ना, तो उसके दो लेंसेज होते हैं, एक आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो बच्चे मैं इधर एक टेलीस्कोप बनाता हूं आपके सामने, दिस इज अ टेलीस्कोप, ये देखें, ये टेलीस्कोप बना देता हूं हल्की सी ना, आपको सिर्फ शो करवाने के लिए। तो ये टेलीस्कोप है, ठीक हो गया। तो इधर मैं लिख देता हूं दिस इज अ टेलीस्कोप, ठीक हो गया। अब बेटा जरा तवज्जो करें, जब ये दोनों लाइट इस टेलीस्कोप के अंदर इंटर होंगी, एक रेड और एक ब्लू वाली, अब इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक हो गया। अब आंख के सामने, दिस इज अ ह्यूमन आई, ये आंख है जी, ऑब्जर्वर आई, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर आई, ठीक हो गया। अब ये जो आंख के सामने लेंस होता है ना बच्चे, इसको हम कहते हैं आई पीस लेंस। क्या कहते हैं? आई पीस लेंस। और इसके साथ ना यूं क्रॉस वायर बने होती हैं, ये क्रॉस वायर, जिस तरह बंदूक पे निशाना नहीं लगाते हम, तो हमने देखा बिल्कुल जब आप किसी चीज का निशाना लगाएं तो यूं क्रॉस वायर बनी होती है, जो सेंटर में है वही आपका निशान होता है। तो ये क्रॉस वायर है, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस वायर, ठीक हो गया। ये आई पीस लेंस है, इसके साथ मैं लिख देता हूं दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोप का कौन सा लेंस है, आंख के साथ है ना, तो आई पीस लेंस है। और इस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बहरहाल इधर मैं टेलीस्कोप को नहीं डिस्कस कर रहा, तो सिर्फ बता रहा हूं। तो जो ये वाला लेंस है, दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आई पीस लेंस है, आंख के साथ जो बना हुआ है। तो डायरेक्ट आंख से नहीं, विद वी सी द फ्रिंजेस विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। अच्छा, ये होगी सारी बच्चे। जब ये लाइट जाती है ना ऊपर को, तो यहां से लेके ये जो पाथ है जाने का और वापस आने का, ये जो लेंथ है ना, इसको मैं कहूंगा L1, दिस इज लेंथ L1। और G1 प्लेट से लेके मिरर M2 तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड L2। और इसको भी नाम दे लेते हैं, ये जो ऊपर को मिरर M1 की तरफ लाइट जा रही है ना, इसको मैं बीम 1 कह देता हूं, बीम 1, ठीक हो गया। और जो मिरर M2 की तरफ जा रही है, इसको मैं कह देता हूं बीम 2, बीम 2। तो ये देखें, लाइट तो एक थी लेकिन दो बीम्स में कन्वर्ट होगी। तो इस G1 ने उस एक लाइट की बीम को दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर दिया, इसीलिए तो इसको हम कहते थे बीम स्प्लिटर। यानी कि कुछ लाइट इसने ऊपर भेज दी, कुछ आगे ट्रांसमिट कर दी, तो स्प्लिट कर दी। तो डेट इज वाई दिस इज कॉल्ड आल्सो बीम स्प्लिटर। अब बच्चे याद रखेंगे, G1 और G2 दोनों मिरर से लाइट 3-3 मरतबा पास करती है। कैसे? लाइट आई 1, 2 और फिर वापसी पे भी तो गुजरेगी ना, 3 मरतबा पास करने के बाद टेलीस्कोप के अंदर इंटर होगी, उसके बाद फिर आंख के अंदर। फिर इधर G2 में भी 1, 2, ऐसी है ना, 1 वापसी पे 2, और ये जब निकलते वक्त 3। तो ये जो G2 है, कंपनसेटर प्लेट है, ये इक्वलाइज करता है पाथ को, बराबर करता है। तो G1 और G2 दोनों प्लेटों में से 3-3 मरतबा लाइट पास करती है ताकि ये इक्वल हो जाए। तो जब आपकी आंख जो देखती है ना, तो ये कैसी फ्रिंजेस आपको नजर आती हैं बेटा, जरा तवज्जो करें। ये कुछ इस तरह की फ्रिंजेस आपको नजर आती हैं, ये पैरेलल फ्रिंजेस आपको नजर आती हैं, आपको अपनी बुक में भी नजर आ रही होंगी। तो ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस नजर आ रही हैं आपको, ये कुछ इस तरह की फ्रिंजेस आपको नजर आ रही हैं, ऐसी है जी। तो ये कुछ इस तरह की फ्रिंजेस आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये फ्रिंज पैटर्न है जो कि आंख को दिखाई देता है। अच्छा, ये रुका नहीं होता बच्चे, ये जब तक मिरर M1 रेस्ट पे है तो ये स्टैटिक पैटर्न होता है, लेकिन जब आप मिरर M1 को ऊपर नीचे मूव करते हैं ना, तो ये जो आपको लाइनें नजर आती है ये भी मोशन में आ जाती हैं। तो आपको ये क्रॉस वायर के सेंटर में बिल्कुल नजर आती हैं कि यार ये बिल्कुल सेंटर में थी ना,
तो ये आगे मूव की है, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ याद है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो आइए अब फिर हम मिरर M1, मूवेबल मिरर था ना, इसको मैं मूव करवाता हूं। बच्चे ये जरा नोट कीजिएगा, ये है ना वेवलेंथ, ये वेव है, तो ये 0 और पूरी वेव को क्या कहते हैं, लैम्डा, हाफ को क्या कहते हैं, λ/2, और ये देखें इसका चौथाई हिस्सा है ना, ये क्रस्ट और ट्रफ मिलके लैम्डा, और आधी वेव को क्या कहते हैं, λ/2, और अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं तो दिस इज कॉल्ड λ/4। तो जो सबसे स्मॉल हम शिफ्ट होती है ना वेवलेंथ में, वो λ/4 है, वेवलेंथ का चौथाई हिस्सा, तो सबसे स्मॉल शिफ्ट। तो आइए जरा देखते हैं अब, मिरर M1 इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि व्हेन द मिरर M1 इज डिस्प्लेस्ड, इधर आएगा लफ्ज डिस्प्लेस्ड। जब मैं मिरर M1 को डिस्प्लेस करूं, ठीक है, डिस्प्लेस करूं मिरर M1 को, PACED, जब मैं मिरर M1 को डिस्प्लेस करूं थ्रो, अब इसके दो पार्ट्स हैं, डिस्टेंस ऑफ λ/4। बच्चे ये तो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना रे की शक्ल में, रे, लेकिन असल में तो लाइट एक वेव है। तो जब ये जाएगी ना इधर, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, तो अगर मैं मिरर M1 को यूं उठा के ऊपर ले जाऊं, M1 मूवेबल मिरर है ना, इसको ऊपर ले जाऊं, कितना ऊपर ले जाऊं जी, λ/4। अब λ/4 का मतलब समझ लें, λ/4 का मतलब है कि वेव लेंथ का ये 1/4 इतना पोर्शन मैं ऊपर कर दूं। तो मुझे बताएं, ये जो लाइट होगी λ/4 जाते हुए, ठीक है, λ/4 अगर मैं मिरर M1 को मूव करूं तो कितना टोटल फासला तय किया लाइट की बीम ने, λ/4 जाते हुए और λ/4 ही आते हुए, ऐसे ही होगा ना, λ/4 जाते हुए और λ/4 आते हुए, तो जाने में और वापस आने में टोटल फिर कितना फासला तय हुआ, L = λ/4 प्लस λ/4। तो जब आप मिरर M1 को शिफ्ट करेंगे ना λ/4, ये देखें मैंने मिरर M1 को ऊपर ले गया हूं λ/4, तो λ/4 ही लाइट जाते हुए तय करेगी, λ/4 ही आते हुए। अब λ/4 का मतलब क्या है, ये मैंने इधर बता दी है। तो दो मरतबा जाते हुए और वापसी पे दोनों को जमा कर देंगे, तो बच्चे 4 LCM आ जाएगा, ऐसी है ना, 4 LCM आ गया, तो लैम्डा प्लस लैम्डा क्या आ जाएगा जी, 2 λ/4। तो ये क्या आ जाएगा, L = 2 2 इज 4 λ/2, L = λ/2। और साथ में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, साथ में हम M लिखेंगे, क्योंकि कितनी शिफ्ट हुई है ये हमें तो नहीं ना पता। तो L = M λ/2। अब ये फार्मूला हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा, ये L = M λ/2। अब λ/2 है ना, λ/2 का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब हम मिरर M1 को λ/4 शिफ्ट करेंगे, λ/4, तो ये जो लेंथ है ना, ये वेव लेंथ का हाफ हो जाएगा। अब λ/2 का मतलब क्या है, λ/2 का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यही फार्मूला हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो L = M λ/2 कब आएगा, जब हम मिरर M1 को शिफ्ट करेंगे λ/4, और ये सबसे स्मॉलेस्ट शिफ्ट है, इससे कम हम कर नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं मिरर M1 को इतना शिफ्ट कर दूं λ/2, यानी कि अगर आप ये कह लें कि ये λ/2 है, तो λ/2 जाते हुए और λ/2 ही आते हुए, तो दोनों को जमा करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, L = λ/2 प्लस λ/2, 2 LCM आ जाएगा जी। तो लैम्डा प्लस लैम्डा, तो क्या आ जाएगा, 2 λ/2, 2 से 2 कैंसल, तो L = लैम्डा, और साथ में नंबर ऑफ फ्रिंजेस है तो मैं क्या लिख दूंगा, M λ। ऐसी है जी, बात समझ आ रही है। तो ये जो M λ है ना, M λ अगर पूरी वेवलेंथ है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक हो गया।
जब पूरी वेवलेंथ है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब आधी है तो डिस्ट्रक्टिव। अब हमारी बुक वाला इसी फार्मूले को बेस मानेगा, L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई टू, L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई टू। वजह क्योंकि ये स्मॉलेस्ट शिफ्ट है ना लैम्डा बाई 4 की, वेवलेंथ का चौथाई हिस्सा। तो बच्चे देख लें, एक फार्मूला L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई टू, L क्या है डिस्टेंस मूव्ड बाय मिरर, M क्या है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यानी कि अगर मैं इस L मिरर M1 को लैम्डा बाय 2 मूव करूंगा ना ऊपर को, तो मिरर टोटल शिफ्ट कितना आएगा लैम्डा का। अब लैम्डा का मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट पे है ना कंस्ट्रक्टिव, तो ये मूव करके ये अगली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ये अगला क्रस्ट आ जाएगा, ये मूव एक फ्रिंज पूरी वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी अगर मैं लैम्डा बाय 2 मिरर को मूव करूंगा। तो अगर मैं लैम्डा बाय 4 मूव करूंगा तो फिर लैम्डा बाय 2 आएगा, मतलब एक क्रस्ट के बाद अगला ट्रफ आ जाएगा, एक क्रस्ट के बाद ट्रफ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2, इसके यूजेज है जी, इट इज यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ। बच्चे आप देखें ना, L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2, इधर से लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, तो वेवलेंथ का फार्मूला निकाल लें, लैम्डा इज इक्वल टू 2L ओवर m, m नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 2L, 2 डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड, तो 2L ओवर m। इस फार्मूले की मदद से हम लाइट की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, इट इज यूज टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये तो हमने पढ़ लिया है। और ये आप नोट करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 155,3163.5, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट, ये स्टैंडर्ड मीटर है। ठीक है। और नंबर 4, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, ये मैं आपको लेक्चर के शुरू में बता चुका हूं इधर कि जितना माइकलसन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट कम होगा ना, लीस्ट काउंट कम होगा, उतनी ही प्रिसीजन ज्यादा होगी, हाई एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। ठीक हो गया। और आखिरी इसका यूज है जी स्मॉलेस्ट शिफ्ट, ये देखें यानी कि लैम्डा बाय 2 की शिफ्टिंग भी है, सबसे छोटी शिफ्ट कितनी है लैम्डा बाय 4, इससे छोटी हो नहीं सकती। तो स्मॉलेस्ट शिफ्ट क्या है जी लैम्डा बाय 4 के माइकलसन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा बाय 4। बच्चे लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या पुट करवाई 400 नैनोमीटर, ये कहां से आ गई, ये जनाब आपने पढ़ा नहीं हुआ, वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, रोएगी बीवी, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट। रेड की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर और वॉयलेट की होती है 400, तो ये सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है। तो हम अगर स्मॉलेस्ट शिफ्ट निकालेंगे तो वेवलेंथ भी उस कलर की यूज करेंगे जिसकी सबसे कम है। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर ओवर 4, 4 से 4 कैंसल, तो ये 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -4 मिलीमीटर, ए की बात है। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -4 मिलीमीटर, ए की बात है। तो ये इसके यूजेस आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करेंगे। L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2, ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फार्मूला आप इसको याद करेंगे, वो बेशक समझने के लिए आप रख लें। और ये कब आएगा, जब हम मिरर को लैम्डा बाय 4 शिफ्ट करेंगे। ठीक हो गया। लैम्डा बाय 4 का मतलब है कि वेवलेंथ का चौथाई हिस्सा। तो बच्चे ये आप सारा प्रोसेस नोट कर लें। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।